हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज के 21 दिसंबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आज हम जो टोटल 3 मुद्दे डिस्कस करने वाले हैं, उनमें एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग। क्या इसकी इंडिपेंडेंस है, किस तरह से इसकी इंडिपेंडेंस को और इम्प्रूव किया जा सकता है, दुनिया में क्या एग्जाम्पल है जिस तरह से इलेक्शन कमीशन वहाँ का वर्क करता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। दूसरा हमारा मुद्दा होगा रिगार्डिंग इंडो पैसिफिक। ठीक है ना, किस तरह से आप जानते हो इंडो पैसिफिक के अंदर चाइना अपनी प्रेजेंस इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए हैं, साथ ही साथ जो बाकी की क्वाड कंट्रीज हैं, चाहे आप उसमें बात कर लीजिए यूएसए की बात कर लीजिए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तो उनका क्या रोल रहा है, इन सभी चीज़ों की हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तीसरा हमारा मुद्दा होगा पीडीपी बिल के बारे में। हमने इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ है, बट राइटर ने यहाँ पर कुछ और नए पॉइंट्स रेज किए हैं, हम उनको भी यहाँ पे आज समझने की कोशिश करेंगे। पर उससे पहले आज की कोट ऑफ द डे जो लिखी गई है बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अब इन्होंने क्या बोला है, इनके द्वारा बोला गया है कि नेशन वो है जो स्ट्रक्चर में डेमोक्रेटिक हो, फाउंडेशन में नेशनलिस्टिक हो, एंड साथ ही साथ अपने स्पिरिट और फंक्शन के अंदर क्या हो, वेलफेयरिस्ट। ठीक है ना, और कहीं ना कहीं ये जो इनकी बात है ना, इनकी लाइफ के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। चाहे आप बात कर लीजिए बारडोली सत्याग्रह की बात कर लीजिए, ठीक है, आप जानते हो कितना पॉइंट कंट्रीब्यूशन रहा। पर जो मेन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका था वो आप जानते हो, किस तरह से जो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थी उनका इंटीग्रेशन। आप रियलाइज करो कि जो उस टाइम की 550 से भी ज्यादा जो प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको आपस में इंटीग्रेट करना, इंडिया के साथ इंटीग्रेट करना एक बहुत ही मेहनत टास्क था। पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कंट्रीब्यूशन और साथ साथ इनकी जो टीम थी, उन सभी ने मिलकर क्या इंश्योर किया कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं ये इंडिया के साथ इंटीग्रेट हों, और एक तरह से जो इंडिया की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी उसके अंदर कंट्रीब्यूट करें। राइट। इसके साथ ही आप नोटिस कीजिए कि ये तो चलो इनका पॉलिटिकल स्फेयर में काम था ही, पर इसके अलावा भी इनका ना बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा। चाहे आप बात कर लो, इन्होंने बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप बताया ना आपको बारडोली सत्याग्रह के बारे में, इसके साथ ही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के काफी विरुद्ध थे। ठीक है, इसके साथ ही अनटचेबिलिटी के लिए ना जो गांधी जी काम कर रहे थे, वहां पर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा। गुजरात के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है, नॉट ओनली इन गुजरात, मेजर काम इनका गुजरात में था, बट अदरवाइज ऑल क्रॉस इंडिया इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट काम किया वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। एल्कोहल कंजम्पशन, ठीक है, तो बहुत सारे सोशल इश्यूज को भी टैकल करने के लिए इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा। इसके अलावा देखो, आप जानते हो कि स्पेशली 1857 के बाद, या फिर कह लीजिए कि जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी अडॉप्ट करी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसके बाद हिंदू मुस्लिम हमें थोड़े इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। पर यहाँ पर इस हिंदू मुस्लिम डिवाइड को ब्रिज करने के लिए और हिस्टोरिकली किस तरह से हम साथ में रह रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल आप 1857 का रिवॉल्ट देख लीजिए, तो वो सारा यूनिटी के लिए यहाँ पर काम किया गया बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इसके अलावा जैसे नेशनलिस्टिक, ये थोड़ा फेवर करते थे कि जो की इंडस्ट्रीज हों वहां पर नेशन का ही कंट्रोल रहे, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट का ही कंट्रोल रहे। साथ ही साथ लैंड रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग किस तरह से सभी के पास अच्छी जमीन होनी चाहिए, ठीक है ना, फार्मर्स के क्या राइट्स होने चाहिए, लोगों का किस तरह से जो उनका जो फेथ है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये सारी बातें करी गई थी बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और इसीलिए देखो इनका कंट्रीब्यूशन इतना इंपॉर्टेंट रहा है, इनको हम आयरन मैन की तरह भी जानते हैं। ठीक है, एंड साथ ही साथ जो मॉडर्न इंडिया के एक बहुत इंपॉर्टेंट ये फाउंडर की तरह उभर कर आए हैं। हमारे जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है ना, उनका भी एक इंपॉर्टेंट रीस्ट्रक्चरिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा की गई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने जो हमारी जो सिविल सर्विसेज है उनको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी बात करी गई है। ठीक है ना, इसी वजह से इनको ना इनफैक्ट जो इनका बर्थडे होता है, बेसिकली बर्थ एनिवर्सरी होती है 31 अक्टूबर को, तब उस दिन हम क्या मनाते हैं, हम उसको नेशनल यूनिटी डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा रहा है। और ये जो कोट है ना, आप कहीं भी यूज कर सकते हो जहां आपको लगता है, चाहे आप एसएस के अंदर यूज करी जा सकती है, या फिर जहां भी आपको नेशन के रिगार्डिंग डिस्कशन करना हो, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का आप कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली वहां पे हाईलाइट कर सकते हो। आई बात समझ में? ठीक है, अब चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की तरफ, जो क्या है, अपहोल्डिंग द ऑटोनॉमी ऑफ इलेक्शन कमीशन। अब देखो, आप तो जानते हो, ठीक है, जीएस पेपर 2 का ये कंपोनेंट है। अब आपने नोटिस किया होगा कि जो इलेक्शन कमीशन है हमें देखने को मिल जाता है अंडर आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर बात करी गई है क्या, कि हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन होगा जो सुपरिंटेंडेंस, ठीक है, डायरेक्शन एंड कंट्रोल और डिफरेंट डिफरेंट इलेक्शंस का वो इंश्योर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, हमारे पार्लियामेंट के रिगार्डिंग इलेक्शन हो गए, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस होते हैं उनके रिगार्डिंग। अब ये सारी चीजें डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन के द्वारा करी जाती हैं। पर अक्सर मुद्दा पता क्या उठता है, मुद्दा उठता है कि क्या भैया इलेक्शन कमीशन ऑटोनोमस है या नहीं है, क्या इंडिपेंडेंस इसको प्रोवाइड करी गई है या नहीं करी गई।
मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कीजिए कि जो हमारे इलेक्शन कमीशन के अंदर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इंश्योर करी गई है, ठीक है? किसको? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। अगर आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है ना, तो बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। जैसे हम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाते हैं ना, उसी तरह से आप हटा सकते हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। तो आप देख सकते हो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर तो है, ठीक है? उसी तरह से आप नोटिस कीजिए कि जो इनकी सर्विस कंडीशन है, वो अपॉइंटमेंट के बाद इनके डिसएडवांटेज के लिए नहीं करी जा सकती। उसके साथ ही जो और भी बहुत सारे यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है कि इंडिपेंडेंस इनको प्रोवाइड करी गई है। पर बहुत सारे ना कंसर्न्स भी आते हैं इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी इलेक्शन कमिश्नर को रिटायरमेंट के बाद वो कहीं और काम करना चाहे तो उसको बार नहीं किया गया, ठीक है? इसके साथ ही कोई भी क्वालिफिकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ज़िक्र नहीं है कि अगर किसी बंदे को इलेक्शन कमिश्नर बनाना हो, तो क्या उसकी कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? कोई लीगल, कोई एजुकेशनल, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई क्वालिफिकेशन है? द आंसर इज़ नो। और यहीं पर ना मुद्दा उठ जाता है। मुद्दा यही क्या उठ जाता है कि अगर हमने इंडिपेंडेंस थोड़ी उतनी ज़्यादा यहाँ पर नहीं दे रखी, उसकी वजह से होता क्या है, एग्जीक्यूटिव किसी को भी अपॉइंट कर सकता है और यही पर्टिकुलर चीज़ इस आर्टिकल के अंदर राइटर ने डिस्कस करी गई है। यहाँ पे राइटर क्या बात कर रहे हैं कि देखिए अभी पिछले 2 महीने से ना काफ़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके रिगार्डिंग चर्चा चल रही है कि क्या इलेक्शन कमीशन को जिस हिसाब से बनाया जाता है या फिर जो इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं, क्या वो प्योरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है? अब इसका जो जजमेंट है वो तो सुप्रीम कोर्ट अगले साल जनवरी में देने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठ जाता है कि क्या पूरा का पूरा जो एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है भी या नहीं है? देखो आप सभी जानते हो कि 3 हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या करता है? लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उनको इम्प्लीमेंट करता है, जुडिशरी इनको इवैल्यूएट करता है कि क्या ये सारी चीज़ें ठीक है या नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी बॉडीज़ हैं, आप इनको कहाँ डालोगे? क्या आप लेजिस्लेचर के अंदर डालोगे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। क्या जुडिशरी के अंदर डालोगे? नहीं। तो ये कहीं न कहीं ना ये एग्जीक्यूटिव वाले ब्रांच के अंडर ही हमें देखने को मिल जाती हैं, राइट? पर काफ़ी सारी जगह ना हमें देखने को मिलता है कि ये दरअसल में क्या है, ये चौथी ब्रांच है। चौथी ब्रांच क्यों? आप देखो, अगर हमने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अलग-अलग राइट्स को गारंटी करना है, तो क्या वो विदिन द एग्जीक्यूटिव इंश्योर हो जाएँगे? नहीं। इसलिए कई बार क्या करते हैं ना, हम इनको एज़ अ फोर्थ ब्रांच की तरह हम इनको कंसिडर करते हैं, कि ये जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ये एग्जीक्यूटिव के अंदर लाई करते हैं, नहीं। ये एक तरह से एक चौथी ब्रांच है। मैं आपको समझाता हूँ एक एग्ज़ाम्पल लेके। जैसे आप सभी ने ना जैसे चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स के बारे में सुना होगा, बेसिकली आरटीआई के बारे में, राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में। अब आप मुझे बताओ कि आरटीआई के अंदर क्या होता है, हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। किससे कलेक्ट करते हैं? भैया हम एडमिनिस्ट्रेशन से, एग्जीक्यूटिव से ही तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। और आरटीआई या सीआईसी क्या है? ये खुद अपने आप में एग्जीक्यूटिव है, ठीक है ना? तो एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव से इन्फॉर्मेशन माँग रहा है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो इस वजह से ना हम क्या, आज की जो मॉडर्न थिंकिंग है, वो ये है कि ये फोर्थ ब्रांच है। आई बात समझ में? इनको पास अपनी एक तरह से इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। पर आप खुद रियलाइज़ करो, सीआईसी वगैरह को अपॉइंट कौन करता है? ये भी तो एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है ना? या फिर जो डिफरेंट अलग तरह की बॉडीज़ होती हैं, उनको कौन अपॉइंट कर रहा है? वो प्रेज़िडेंट के द्वारा ही तो अपॉइंट होते हैं जनरली, ठीक है? जो और प्रेज़िडेंट किसके ऊपर काम करता है? एज़ पर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर। तो आप खुद रियलाइज़ करो कि जो पर्सन इनको अपॉइंट कर रहा है, ठीक है ना? वो कैसे इंश्योर कर पाएगा? क्या ये कभी इंश्योर कर पाएगा कि ये इंडिपेंडेंटली काम करे? क्योंकि जिस पर्सन ने इसको अपॉइंट किया है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो भी उन्हीं से माँगी जा रही है। तो काफ़ी ये चीज़ें इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन मार्क्स उठ जाते हैं कि क्या इस तरह से इंडिपेंडेंस फंक्शनिंग हो भी सकती है या नहीं हो सकती। ऊपर से अगर इनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो प्रॉपर किस तरह से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, प्रॉपर इनके पास स्टाफ नहीं होगा, प्रॉपर फंड्स नहीं होंगे, तो कैन दे प्रॉपर्ली वर्क? द आंसर इज़ नो, ठीक है ना? तो इस वजह से इनको फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशंस की कंसीडर करना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि हम उस चीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। जो ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा हो गया, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें डेफिनिटली तभी इंश्योर हो पाएँगी, अगर इस तरह से हम देखते हैं कि वर्किंग इस तरह से हो। अगर मैं थोड़े आपको इंटरनेशनल एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देखिए, ये है साउथ अफ्रीका और ये ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा कीनिया। अब साउथ अफ्रीका और कीनिया के अंदर यही चीज़, सेम चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ पर ना फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशंस अलग से क्रिएट किए गए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने ह्यूमन राइट कमीशन को क्रिएट किया हुआ है, इलेक्शन कमीशन, ये सभी का नाम भी देखो क्या है, सभी का नाम क्या है? इंटीग्रिटी इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है ना? इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस दे रखी है। अब सर यहाँ पर अपॉइंटमेंट कैसे होती है? देखो इंडिया में तो चलो एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर देते हैं,
यहाँ पर क्या होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों के मेंबर्स आते हैं साथ में और मिलकर वो फिर डिसाइड करते हैं कि इन पर्टिकुलर पोजीशंस के ऊपर कौन बैठेगा। आई बात समझ में? इंडिया के अंदर भी देखो इस तरह से थोड़ा बहुत है, पर फिर भी आप नोटिस कीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शन क्वेश्चन तो हमने देख लिया, उसी तरह से आप जानते हो कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आप जानते हो कि इंडिया की सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है, आर्टिकल 148 के अंदर हमें ये देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से जब हम बात करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की, जो आपका यूपीएससी की बात कर लीजिए, ठीक है, यूपीएससी आपको आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 के बीच में मिल जाएगा, जो रिक्रूटमेंट करवाता है ऑल इंडिया सर्विसेज की, पब्लिक सर्विसेज सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज के लिए, और सेंट्रल सर्विस एंड एडवाइजरी पावर्स भी इनके पास कुछ हो जाती हैं। उसके अलावा हमारे पास और भी बॉडीज हैं, जैसे एनसीएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जो देखने को मिल जाती है कहाँ पे, आर्टिकल 338 के अंदर, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब राइटर ये बात करते हैं कि देखो कुछ हद तक इन सभी के पास इंडिपेंडेंस है, पर अपॉइंटमेंट की जो पावर्स है ना, वो घूम फिर के फिर से वही पे आ जाती है, कहाँ पे, एग्जीक्यूटिव के ऊपर, जो कि प्रेसिडेंट साहब होते हैं, जो कि एक्ट किसके ऊपर करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। और यही क्वेश्चन मार्क हमारे यहाँ पे उठ जाता है कि फिर इंडिपेंडेंस कहाँ से रहेगी, जब एक ही इंसान उनको अपॉइंट कर रहा है, और अगर ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, तो काम किसके अगेंस्ट कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस, वो तो एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक रखने के लिए काम कर रहे हैं ना, तो कैसे ये चेक रख पाएंगे? तो दैट इज द मेन क्वेश्चन, और यहीं पर हमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का वेट रहेगा। अब इसी तरह की देखो, आप जानते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमें जुडिशरी के अंदर कोलिजियम सिस्टम देखने को मिला है। ये कोलिजियम सिस्टम पता कैसे इवॉल्व हुआ? ये इवॉल्व इसी तरह से हुआ कि जो एग्जीक्यूटिव थे, उनका अननेसेसरी इंटरफेरेंस बढ़ गया था जुडिशरी के अपॉइंटमेंट के अंदर, ठीक है, ऐसा राइटर बात कर रहे हैं। आप जानते हो ना कि हमने कोलिजियम सिस्टम बहुत बार पहले भी डिस्कस कर रखा है। पहले क्या होता था, जब स्पेशली फर्स्ट जजिस केस के अराउंड की बात कर रहा हूँ, तब उस टाइम पे क्या होता था, प्रेसिडेंट साहब थे ना, वो अपॉइंट करते थे कौन से जज को अपॉइंट होना या नहीं होना। फिर हमने क्या किया, धीरे-धीरे इंडिपेंडेंस जुडिशरी की बात करने लगे, और तब फिर जो जजेस हैं वो बताने लगे कि एक तरह से कौन से नाम होने चाहिए जो कि आगे आएंगे, बेसिकली जो हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कौन बनेंगे। वहां पर कोलिजियम सिस्टम इस वजह से इवॉल्व हुआ, ताकि एग्जीक्यूटिव का जो अब्यूज था ना पावर का, उसको रोका जा पाए। उसी तरह से आप जानते हो, देखो जो विनीत नारायण केस था सीबीआई के रिगार्डिंग, जहां पे सीबीआई को बोल दिया गया था कि आप एक केस्ड पैरेट हो, ठीक है, आप अपनी पावर को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे, गवर्नमेंट के दबाव में आगे काम कर रहे हो। वहां पर क्या किया गया था, वहां पर जो सीबीआई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट था ना, वो सिर्फ ऐसा नहीं था कि प्रेसिडेंट साहब अपनी मनमर्जी से कर देंगे, नहीं, वो 3 मेंबर बॉडी बनाएगी, जहां पर प्राइम मिनिस्टर जी थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को इंक्लूड किया गया, और साथ साथ चीफ जस्टिस। तो देख रहे हो, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, ये कौन हो गए, एग्जीक्यूटिव हो गए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लेजिस्लेचर से आ रहे हैं, ठीक है ना, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये हमारे जुडिशरी से आ रहे हैं। तो तीनों का यहाँ पे हमें रोल देखने को मिल जाता है उनकी अपॉइंटमेंट के अंदर। तो इस तरह से ना जो अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, वो इस तरह से होनी चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट हो भी, और डेफिनेटली इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म से वो इंश्योर भी हो पाए। तो ऐसे टाइम पे देखो, अब जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मुद्दा है कि इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है ठीक है या नहीं है, तो इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए? देखो यहाँ पे राइटर जो बात कर रहे हैं कि डेफिनेटली यहाँ पर क्या होना चाहिए, अपॉइंटमेंट प्रोसेस में गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, ऑपोजिशन हो, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हो, जुडिशियल एक्सपर्ट्स हो, इस तरह का मैनर होना चाहिए, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि एक सिंगल सेंटर ऑफ पावर ना हो। ये जब सिंगल सेंटर ऑफ पावर होता है ना, तो मिसयूज ऑफ पावर हमें देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही देखो, यहाँ पे राइटर ने ये बात भी करी है कि देखो, डेफिनेटली राइटर सॉरी सुप्रीम कोर्ट की इंपॉर्टेंट रोल है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ना एक कोई टेम्पररी सोल्यूशन कर दिया। यहाँ पर जरूरत है कुछ अच्छे रिफॉर्म्स की, बट एट द सेम टाइम जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, या फिर जो जुडिशियल ओवर रीच की मैं बात कर रहा हूँ, एक्टिविज्म छोड़िए, ओवर रीच यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जरूरत ये हो सकती है कि साथ ही साथ ना कुछ जुडिशरी क्या दे, एक तरह की कुछ गाइडलाइंस दे कि आप इस तरह से वर्क कर सकते हो, और फिर गवर्नमेंट क्या लेकर आए, एक प्रॉपर स्टेच्यूट या लॉ लेकर आए। एंड ऐसा अगर इंश्योर होगा ना, तो डेफिनेटली हम इंश्योर कर पाएंगे कि जो इलेक्शन कमीशन है, एक तरह से जिसको हम बोलते हैं ना, हमारे बुलवॉक है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी का, तो अगर उसको हमें अपहोल्ड करना है ना, तो डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना है, तो डेफिनेटली इन सभी चीजों का होना जरूरी है। तरीका वही होगा, ठीक है ना, कि आप जुडिशरी इनको एक तरह से गाइडलाइंस दे, एंड अकॉर्डिंगली सभी के बेनिफिट के लिए वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, ठीक है। तो ये था इलेक्शन क्वेश्चन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग। अब चलते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल की तरफ, जो रिलेट करता है इंडो पैसिफिक से संबंधित, और इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो, जैसे जैसे आप जानते हो, अब 2022 खत्म ही होने वाला है, ठीक है, नियरली 10 दिन ही बचे हैं, और आप नोटिस करोगे 2022 के अंदर भी ना काफी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, स्पेशली रिगार्डिंग द इंडो पैसिफिक रीजन की जब मैं बात करता हूँ। अब यहाँ पर देखो, चाइना
और इंडिया, इनके बीच में अलग अलग जगह पे टसल्स हमें देखने को मिलती आती हैं। ठीक है, स्पेशली अभी तो आप जानते हो थोड़े दिन पहले की बात है, अरुणाचल प्रदेश के कॉरस्पॉन्डिंग चीजें हमें देखने को मिली। अब यहाँ पर आज के टाइम पर ना जो साउथ एशियन रीजन है वो, और साथ ही साथ जो इंडियन ओशन है, यहाँ पर कंटेंशन आप जानते हो धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। अब देखो जो चाइना था ना, चाइना की पहले इतनी ज्यादा प्रेजेंस हर जगह नहीं थी, बट 2000 के बाद हमें देखने को मिला कि चाइना की प्रेजेंस बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। स्पेशली देखो इन्होंने 2013 के अंदर जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव निकाला, तो उसके अंदर अलग अलग कंट्रीज को बहुत ढेर भर के पैसे देना, ठीक है, अलग अलग तरह के इंसेंटिव देना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो गया, लोन्स हो गया, ठीक है, काफी लोग इसको डेट ट्रैप डिप्लोमेसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर चाइना के द्वारा करी गई, जहां बहुत सारे पैसे इन्होंने इन पर्टिकुलर कंट्रीज के साथ शेयर किए बेसिकली, और इनके रिलेशन धीरे धीरे टाइम के साथ हमने देखा कि इंप्रूव होते गए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो, ठीक है ना, जिबौती के कॉरस्पॉन्डिंग आप जानते हो किस तरह से जिबौती के अंदर ठीक है चाइना का प्रेजेंस है। उसी तरह से पाकिस्तान हो गया, ठीक है, ग्वादर पोर्ट हो गया, इस तरह से यहाँ पे श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा पोर्ट हो गया। उसी तरह से ना कि साउथ एशिया की भी और बहुत सारी कंट्रीज भी, भूटान को छोड़ के भी ना, तो जनरली बाकी सारी कंट्रीज में भी काफी हद तक चाइना की BRI पॉलिसी के साथ है। ठीक है, काफी सारे इंडिया के भी रिजर्वेशन रहते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में से आपका जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो जा रहा है। तो इस तरह के काफी सारे चीजें हमारे यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट के संबंधित। ठीक है, श्रीलंका का मैंने जैसे आपको बता रहा था, हम्बनटोटा पोर्ट का। अब देखो 2020 में जब गलवान के क्लैशेस हुए ना, उसके बाद से ना इंडियन जो साइड थी, उन्होंने थोड़ा और कंसिडर किया। देखो पहले ना इंडियन साइड क्या कंसिडर करती थी कि हमारा जो मेजर प्रॉब्लमेटिक है नेबर, वो पाकिस्तान है। पर अगर आप नोटिस करोगे ना, तो पाकिस्तान शायद उतनी बड़ी मेजर चैलेंज नहीं है। मेजर चैलेंज इंडिया के लिए क्या है? दैट इज चाइना। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखो पाकिस्तान के अंदर आप नोटिस करो, पाकिस्तान ना इकोनॉमिकली वो उतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है ना, वहां पे पॉलिटिकली भी मतलब ना काफी इश्यूज आते रहते हैं। ठीक है, जैसे अभी जानते हो आप, इमरान खान की सरकार गिर गई थी, फिर नई सरकार आ गई, थोड़ी इंस्टेबिलिटी उस सेंस में भी है। ऊपर से देखो खुद ही पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं, खुद भी वो आतंकवाद वहां पे चल रहा है, साथ साथ अफगानिस्तान के साथ भी जो चीजें थी, तो वहां पर भी टेरर चैलेंजेस हैं। ऊपर से पाकिस्तान खुद आइसोलेटेड हो चुका है। तो इस तरह से ना पाकिस्तान से उतना ज्यादा हमें इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो पॉइंट है, चाइना के साथ हमने देखा कि चाइना बार बार अग्रेसिव होता रहता है, और सिर्फ ये इंडिया के साथ नहीं है। आप नोटिस कीजिए जो साउथ चाइना सी है, वहां पर भी अलग अलग कंट्रीज के साथ चाइना कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता है। ऊपर से आप नोटिस कीजिए जो चाइना का इकोनॉमिक सेंस में है ना, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में इनकी काफी अच्छी है। और आज के टाइम पे तो आप जानते हो, ठीक है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ इज वन ऑफ द की पैरामीटर्स की आपका दुनिया में कितना बड़ा क्लाउड है। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पर नोटिस करने को मिल जाती हैं। तो हमें यहाँ पर भी उस तरह से ही काम करना पड़ेगा। और उसी वजह से देखो गलवान के बाद इंडिया ने भी अलग अलग एफर्ट्स लिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो, ठीक है, मालदीव्स के अंदर जो वहाँ के प्रेसिडेंट है इब्राहिम सोली, ठीक है। अब मालदीव्स का वेरी श्योर आप सभी इक्वेशन जानते हो कि एक जो इब्राहिम सोली है वो काफी हद तक क्या है, वो प्रो इंडियन है। ठीक है, और उससे पहले जो थे यामीन अब्दुल गयूम, ठीक है ना, वो जो थे वो प्रो चाइना थे थोड़े काफी हद तक। तो इंडिया अब जब इनकी सोली जी की सरकार है, तो डेफिनेटली इंडिया भी उसके साथ वर्क कर रहा है। तो उस वजह से काफी सारे अलग अलग असिस्टेंस प्रोजेक्ट्स हमने वर्क किए हैं। उसके साथ ही नेपाल के अंदर जो शेर बहादुर दौबा की जो सरकार है, तो उसके साथ ही हम अच्छे से कॉपरेट कर रहे हैं, किस तरह से हमारे जो बायलैटरल रिलेशन है उनको इम्प्रूव किया जा पाए। अदरवाइज ना पिछले कुछ टाइम के अंदर काफी सिचुएशंस नेपाल के साथ भी थोड़ी हो गई थी। जैसे यहाँ पर आप सभी जानते हो, ठीक है ना, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमें यहाँ पे इमर्ज होते हुए देखने को मिल गए थे। उसी तरह से देखो श्रीलंका के साथ भी हम कॉपरेट कर रहे हैं। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो गया, डेवलपमेंट असिस्टेंस हो गया, ये सारी चीजें इंडिया के द्वारा प्रोवाइड करी जा रही हैं। इसके साथ ही अलग अलग जो क्वाड मेंबर्स हैं, ठीक है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर लीजिए, उन्होंने भी अपनी अपनी कॉपरेशन काफी बढ़ाई है। जैसे जापान श्रीलंका के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है डेट रीस्ट्रक्चरिंग के रिगार्डिंग। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी मालदीव्स के अंदर एम्बेसीज खोल रही हैं। ठीक है, यूएस और मालदीव्स का कॉपरेशन बढ़ रहा है। इस तरह से हमें नोटिस करने को मिलेगा कि यूएसए और नेपाल के साथ भी कॉपरेशन काफी इंक्रीज हुआ है। राइट, तो इस तरह से अलग अलग चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। पर ऑन द अदर हैंड जब बात करें देखो चाइना की, तो चाइना भी ना बहुत ज्यादा एग्रेसिव हुआ है। जैसे ये देखो चाइना की जो युआन वैंग 5 है, ठीक है ना, एक तरह की सर्वेलेंस व्हीकल है। तो ये जो श्रीलंका के आसपास थी, ठीक है ना, इसने इंडियन ओशन में एंटर किया। उसी तरह से ना इस तरह से बहुत सारे, चाहे युआन बैंक सीरीज की और भी डिफरेंट डिफरेंट फ्लाइट्स थी, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ऊपर से ठीक है ना, चाइना इंडियन ओशन रीजनल फोरम भी इसके द्वारा, चाइना के द्वारा किया गया, ताकि इंडियन ओशन के अंदर अपनी ये प्रेजेंस को इंक्रीज कर पाए। ठीक है ना, तो बीजिंग वगैरह के द्वारा
बहुत सारे इस तरह के एफर्ट्स धीरे धीरे लिए जाते रहे हैं। ठीक है, इंडिया ने देखो डेफिनेटली क्वाड को तो किया ही किया है, उसके साथ ही आप जानते हो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, दरअसल में जो इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना, ये उसके द्वारा अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस भी करी गई थी। आप जानते हो जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, उसके अंदर आप इंडिया को देख सकते हो, इंडिया श्रीलंका के साथ हो गया, मालदीव्स हो गया, एंड साथ ही साथ जो मॉरिशियस है, इन सभी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। ठीक है, ताकि जो अलग-अलग इश्यूज़ हैं, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर लीजिए, पायरेसी की बात कर लीजिए, टेररिज्म की बात कर लीजिए, एक्सट्रीमिज़्म हो गया, नार्को ट्रैफिकिंग हो गया, इस तरह की चीज़ें हम टैकल करने के लिए इन डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। साथ-साथ यहाँ पर ना आपको बांग्लादेश एंड सीशेल्स, ये दोनों कंट्रीज़ भी एज़ एन ऑब्जर्वर स्टेटस यहाँ पर मिल जाएँगे। तो ये सारे डेफिनिटली इंडिया के द्वारा स्टेप्स लिए गए हैं कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर अपनी प्रेज़ेंस को वो धीरे-धीरे इंक्रीज़ करता रहे। अब आज के टाइम पर देखो नए-नए प्लेयर्स एंटर करते रहते हैं, ठीक है ना? और देखो अगर आप नोटिस करोगे ना तो यहाँ पर इंडियन ओशन या फिर साउथ एशियन कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो काफ़ी सारी सिचुएशन काफ़ी खराब है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप नोटिस करो, एक तो कोविड-19 पैंडेमिक ने सिचुएशन खराब कर रखी है, रशिया-यूक्रेन क्राइसिस का अलग से इम्पैक्ट आ गया है। ऊपर से आप नोटिस करो मालदीव्स हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इनके फॉरेक्स रिज़र्व धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं। बांग्लादेश अलग से आईएमएफ के पास जा चुका है बेल आउट के लिए, ठीक है? श्रीलंका का तो आप जानते ही हो, इतनी पिछले साल हमने पिछले कुछ महीने पहले हमने काफ़ी मेजर न्यूज़ सुनी है। तो देखो सिचुएशन ना मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ साउथ एशिया की काफ़ी खराब है। अब 2023 में ना ज़्यादातर कंट्रीज़ में इलेक्शन होने वाले हैं, उनके जो बेसिकली उनकी जो सरकारें हैं, जो नेशनल सरकार है, वहाँ पर ज़्यादातर कंट्रीज़ के इलेक्शन होने वाले हैं साउथ एशिया के अंदर। तो काफ़ी सारे चेंजेस वहाँ पर भी हमें देखने को मिल जाएँगे। तो इस तरह से कैसे इन इमर्जिंग चैलेंजेस को साउथ एशिया टैकल करता है, इंडिया का क्या रोल रहता है, चाइना कैसे उस चीज़ में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करेंगे कि ये पर्टिकुलर कंट्रीज़ के रिलेशन आपस में कैसे रहने वाले हैं। और इंडिया के पास एक अच्छी खासी अपॉर्च्युनिटी है कि इन सभी चैलेंजेस के साथ हम अच्छे से टैकल करें, ताकि हमारी प्रेज़ेंस धीरे-धीरे इन पर्टिकुलर कंट्रीज़ के साथ बढ़ती रहे। हमारी अलग-अलग आप पॉलिसीज़ जानते हो, ठीक है? आप जानते हो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में, तो डेफ़िनिटली ये सारी पॉलिसीज़ हमें हेल्प कर सकती हैं इन पर्टिकुलर कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशन इम्प्रूव करने के लिए। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा दूसरा एडिटोरियल। दोस्तों जो हमारा तीसरा आर्टिकल है वो रिलेट करता है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर देखो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्चुअल में ना दरअसल में इसका ना आपको बैकग्राउंड जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल डेटा प्रिंसिपल क्या होता है, डेटा फिड्यूशियरी क्या होता है, पर्सनल डेटा कौन सा होता है, नॉन पर्सनल डेटा कौन सा होता है, क्रिटिकल डेटा कौन सा होता है। और इसकी वजह लिए ना मैंने ऑलरेडी आप सभी के लिए ना एक यूट्यूब वीडियो बना रखा है। तो जस्ट मेक श्योर, ये 3 हफ्ते पहले बनाया था, 15,000 व्यूज़ हैं इसके। तो इसको एक बार गो थ्रू करना, क्योंकि बेसिक्स जो है ना वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअल में इस डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर है क्या। अगर वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं ना होंगे तो मुश्किल होगा समझना। तो यहाँ पर ना राइटर ने दरअसल में बात क्या करी है, राइटर ने बात करी है थोड़ी इसके जो इश्यूज हैं इस पर्टिकुलर बिल के रिगार्डिंग, उनके बारे में बात करी गई है। पहला तो ये देखो, आप जानते हो ठीक है, अगर कंप्लाई नहीं करता तो पेनल्टीज आपको लगती हैं यहाँ पे। पर यहाँ पे राइटर का मानना है कि बहुत ज्यादा पेनल्टी लग गई है, और ऊपर से क्या है, हमने कोई ऐसा टर्नओवर के साथ उसको लिंक भी नहीं किया कि अच्छा इतना टर्नओवर है तो इतनी पेनल्टी नहीं। ये सारी चीजें यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलती। दूसरी चीज पता क्या है, वो ये है कि हमने देखो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या करता है, थोड़ा सा प्राइवेसी लगाने की कोशिश करता है, ठीक है ना, कि इंडिविजुअल की जो प्राइवेसी है, उनका जो पर्सनल डेटा है उसको प्रोटेक्ट किया जा पाए। तो प्राइवेसी को इनहेंस करने के लिए लाया गया है। पर काफी हद तक इसका ना आप देख सकते हो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके साथ काफी स्ट्रॉन्ग लिंकेज है इन अ नेगेटिव सेंस। कैसे, मैं समझाता हूँ। अगर आपको देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बेसिकली आपको जानना भी तो पड़ेगा, आपको पता भी तो होना चाहिए किसी चीज के बारे में। तो राइट टू नो या राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो सारी चीजें होनी चाहिए, तभी तो आप अच्छे से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर पाओगे। पर अगर प्राइवेसी की वजह से किसी ने मना कर दिया कि आप नहीं जान सकते इस इन्फॉर्मेशन को क्योंकि ये सामने वाले की प्राइवेसी के रिगार्डिंग है, तो होगा क्या, हमारी राइट टू इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन उठ सकते हैं। एंड फिर उससे क्या होगा, हम अच्छे से स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अपने राइट को यूज नहीं कर पाएंगे, और यही यहाँ पर राइटर का कंसर्न है। देखो एक जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमेटी थी, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले मतलब 2017 के अराउंड अपना जो आप जानते हो जो पुट्टास्वामी जजमेंट थी, ठीक है, जहाँ पे राइट टू प्राइवेसी को एक इंटीग्रल पार्ट माना गया था आर्टिकल 21 का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमेटी ने एक ड्राफ्ट बिल लेकर आए थे, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोविजंस थे। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट की तरफ से ना यहाँ पे राइटर बात कर रहे हैं कि काफी सारी चीजों को डाइल्यूट कर दिया गया है। अगर आप नोटिस करोगे ना तो इसमें एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया डीपीएआई बनाने की बात करी गई है। पर यहाँ पे क्वेश्चन पता क्या है कि क्या ये डीपीएआई, क्या ये इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है या नहीं कर सकती, दैट इज द मेन क्वेश्चन। जो सारी चीजें मैंने आपको वहां पे बताया ना, अथॉरिटी बनेगी, वो वीडियो के अंदर आप देखना, मैंने अथॉरिटी के बारे में डिस्कशन किया है। तो जो अथॉरिटी जो बनेगी इसके पास इंडिपेंडेंट कंट्रोल होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ,
यहाँ पर इसके मेंबर्स कौन होंगे, किसके द्वारा चूज किए जाएंगे, वो मेंबर्स कौन चूज करेगा, ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव ना, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ एग्जीक्यूटिव चूज कर रहा है इस चीज को, तो किसके इशारों पे ये काम कर सकती है, क्या इसकी ऑटोनॉमी गारंटीड है या नहीं है, द आंसर इज नो। ठीक है, हम अक्सर बात करते हैं ना, देखो सेपरेशन ऑफ पावर्स की हम अक्सर बात करते रहते हैं, तो वही सेम चीज आज के हमने जो पहला आर्टिकल था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वहां पर भी देखी और यहाँ पर भी हमें देखने को मिल जाती है। जो सिलेक्शन कमेटी होगा, ठीक है ना, आप जान देख सकते हो उसके अंदर मेंबर्स कौन कौन से हैं, बट पॉइंट इन दी एंड ना वही उठता है कि क्या जो पर्टिकुलर बॉडी एग्जीक्यूटिव के रिगार्डिंग काम कर रही है, क्या वो एक्चुअल में वर्क कर पाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करो कि कितने सारे काम जो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो करने वाली है, ठीक है, कि लीगल अफेयर्स हो गया, पॉलिसी सेटिंग हो गया, रिसर्च हो गया, इंक्वायरीज हो गया, किसी का कोई ग्रीवांस होता है उसको कैसे हैंडल करना है। पर अगर एग्जीक्यूटिव हर चीज को इंटरवीन करता रहेगा, हर जगह इंटरफेरेंस करता रहेगा, तो वो चीज इंश्योर यहाँ पर नहीं होगी। और जो डेल्यूशन था ना फ्रीडम ऑफ स्पीच का, वो भी मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। इसके साथ ही जो आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, उसका ना एक आप यहाँ पे क्लॉज पढ़ सकते हो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगर ऐसा सेटिस्फैक्टरी है कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जस्टिफाई करता है, अब ऐसा मान रहे हैं कि इस पर्टिकुलर जो प्रोविजन है आरटीआई के अंदर, इसको हटाया जाएगा। तो कहने का पॉइंट ये है कि चलो हम डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन वगैरह तो लेकर आ रहे हैं, पर साथ ही साथ जो आरटीआई एक्ट है ना, उसको भी एक तरह से डाइल्यूट कर दिया जाएगा इसके साथ में। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसको काफी मेजरली हमें डाइल्यूशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर इसके साथ ना यहाँ पे एक राइटर ने एक और डिस्कशन भी की है, व्हाट इज दैट, कि अगर आप देखोगे ना आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 हुआ था। अब आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 में क्या हुआ, बहुत सारी चीजें लेकर आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल इनकी सैलरी क्या होगी, जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, जो बाकी के इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, उनकी सैलरी क्या होगी, उनका टर्म क्या होगा, ये सारी चीजों को कहाँ पे पावर दे दी गई थी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के पास में पावर दे दी गई थी। तो इससे हुआ क्या, इंडिपेंडेंस के ऊपर क्वेश्चन उठे। क्योंकि देखो अगर आपका सामने वाला पर्सन, आपकी सैलरी हो गया, आप कितने साल के लिए काम करोगे, ये सारी चीजें अगर सामने वाला बंदा डिसाइड कर रहा है, तो ऐसा नहीं मान सकते कि आप इंडिपेंडेंटली काम करोगे, नहीं। ये क्वेश्चन उठे थे तब भी। तो यहाँ पर भी ना जो डीपीएआई है, वहां पर भी सेम ही कंसर्न आ रहा है कि ये सारी चीजें किस तरह से अपॉइंटमेंट हो रही है, किस तरह से क्या क्या फंक्शंस हैं। जो अपीलेट अथॉरिटी है वो भी इन्हीं के द्वारा ही अपॉइंट करी जा रही है डीपीआई के मेंबर्स में, जो एग्जीक्यूटिव के द्वारा अपॉइंटेड है। तो एग्जीक्यूटिव का ना अननेसेसरी कंट्रोल यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बहुत सारे यहाँ पर ना राइटर ने एग्जांपल दिए हैं। तो इसी तरह से ना एक मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, दरअसल में ट्रिब्यूनल्स के रिगार्डिंग केस था। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर जुडिशरी के बारे में बताया गया था कि सेपरेशन ऑफ पावर बहुत जरूरी है। जो लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, एक्चुअली स्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं, ऐसा नहीं है, बट एक तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस डेफिनेटली होने चाहिए और अननेसेसरी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इसी तरह से जो एनटीटीए था, नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल एक्ट था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि वहां पर एग्जीक्यूटिव मेंबर ज्यादा थे और जुडिशियल मेंबर कम थे। तो एक तरह से ना उसकी इंडिपेंडेंस के ऊपर क्वेश्चन उठ रहा था। तो सेम यही चीज ना हमारी गवर्नमेंट आज कर रही है डीपीएआई के रिगार्डिंग, और जो इसकी एपलेट अथॉरिटी है वहां पर एग्जीक्यूटिव का जरूर से ज्यादा इंटरफेरेंस हो रहा है, और जो इंडिपेंडेंस है इस पर्टिकुलर अथॉरिटीज की, वो क्वेश्चन में आ जाती है कि वो डिसीजंस लेगी, क्या कोई ऐसा डिसीजन भी वो ले पाएगी जहां पर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसीजन ले पाए। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन उठ जाता है। इसके साथ ही इस बिल के अंदर अगर आप नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पर भी कुछ एग्जेम्पशंस दी गई हैं बिल के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी सॉवरेनिटी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया कंट्री की, ठीक है ना, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज। तो इस तरह के एक्सेप्शंस के अंदर भी ये सारी चीजें बताई नहीं जाएंगी। तो एग्जाम्पशन यहाँ पर काफी सारे दिए गए हैं। तो एक तरह से यहाँ पे इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन उठ जाता है कि वेदर जो हम बिल लेकर आए हैं, क्या वो अच्छे से बिल काम कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या प्रॉपर उसमें चीजें जो इंडिपेंडेंस हमने एक्सपेक्ट करी थी, क्या वो हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। ये एक मेजर क्वेश्चन यहाँ पर उठ जाता है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि मेक श्योर आप ना ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, ठीक है ना, इसको आप जाकर डेफिनेटली देखिएगा, क्योंकि ये आपको हेल्प करने वाली है समझने के अंदर कि आखिर डिजिटल प्रोटेक्शन, डेटा प्रोटेक्शन बिल है क्या। साथ ही साथ जो अलग अलग चीजें हैं, चाहे डेटा फिडुशियरी हो गया, डेटा प्रिंसिपल हो गया, ये चीजें होती क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर से समझ अच्छे से आ जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।